हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बर्ग। मैं हूं आकाश सोनी और आज हम डिस्कस करेंगे भारत में दहेज के कारण होने वाली मृत्यु, दहेज के कारण दहेज की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय, नियम एवं कानून तथा हम दहेज जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। आज हम इस विषय में चर्चा क्यों कर रहे हैं, पहले इस बात को समझते हैं। पिछले कुछ दिनों से भारत में लगातार दहेज उत्पीड़न के कारण होने वाली सुसाइड, आत्महत्या एवं मर्डर के केसेसों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। जैसा कि ये कुछ न्यूज़ आर्टिकल हैं जो एनडीटीवी से उठाए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को दहेज में रॉयल एनफील्ड की बाइक न मिलने के कारण हॉट आयरन से जलाया एवं उसके जेनिटल्स तक को इफेक्ट किया। वहीं दूसरे केसेस हैं ये वुमन बर्न्ट अलाइव फॉर डाउरी, यहाँ औरत को जिंदा जला दिया। ये भारत यहाँ औरत को हस्बैंड द्वारा जिंदा जला दिया गया। ये एक पीलीभीत का केस है। वहीं चंडीगढ़ का केस है कि हस्बैंड के और इन लॉज के द्वारा डाउरी ना मिलने पर मेंटल हरासमेंट या मेंटल टॉर्चर किया गया, जिस वजह से उसने सुसाइड कर लिया। सेम कंडीशन चेन्नई की। तो आज हम ये देखेंगे ये आखिर हो क्यों रहा है और भारत में एक कुप्रथा क्यों इतने घर कर गई है कि यह खत्म ही नहीं हो रही, जबकि इतने सारे नियम कानून सरकार द्वारा बनाए गए हैं। पहले हम ये देखते हैं कि हमारे कानून व्यवस्था में दहेज मृत्यु एवं दहेज क्रूरता को परिभाषित कैसे किया गया है। दहेज मृत्यु को परिभाषित करने के लिए हमारे भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 में परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार विवाह के यदि 7 वर्ष के भीतर भीतर चोट लगने या अप्राकृतिक परिस्थितियों में महिला की मृत्यु हो जाती है एवं मृत्यु के ठीक पहले दहेज के लिए क्रूरता या उत्पीड़न का सामना का कोई साक्ष्य हो तो उसे दहेज मृत्यु के अंदर माना जाता है। इसके लिए न्यूनतम 7 वर्ष की कारावास की सजा है, जो कि जज द्वारा आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं क्रूरता को परिभाषित किया गया है बीएनएस की धारा 86 के अंदर, जहां यह परिभाषित करते हुए कहा गया है कि क्रूरता को किसी भी जानबूझकर किए गए आचरण के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर सकता है या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। मतलब दहेज के लिए या दहेज उत्पीड़न के लिए किया गया वह कोई भी कार्य जिसके द्वारा महिला को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, वह क्रूरता के अंतर्गत आता है। इसमें उसे या उसके परिवार को धन या संपत्ति के अवैध मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से किया गया उत्पीड़न भी शामिल है। मतलब यदि दहेज का कोई वादा किया गया पर वो वादा कंप्लीट ना होने पर किसी भी प्रकार का उत्पीड़न, उसको बार बार टोकना या उसके परिवार के प्रति अपशब्द का प्रयोग करना या किसी भी प्रकार का मेंटल या फिजिकल टॉर्चर यदि करते हैं तो वह क्रूरता के अंदर माना जाएगा। 20 लड़कियां आत्महत्या कर रही हैं। और हम देखेंगे भारत में दहेज से संबंधित मौतों के जारी रहने का क्या कारण है। हैरत की बात यह है कि भारत में इतने सारे नियम कानून होने के बाद भी, इतने प्रोटेक्शन एक्ट होने के बाद भी हर प्रति वर्ष 7,000 से ज्यादा महिलाएं दहेज हत्या का शिकार होती हैं। इसका मूल जड़ है कहाँ? सांस्कृतिक अधिकार और गहरी जड़ें जमाए परंपराएं। अक्सर हम ये देखते हैं कि पुरुष पक्ष द्वारा यह कहकर दहेज लिया जाता है कि यह तो आपकी बेटी के लिए या आपकी बेटी के जीवन यापन के लिए पिता द्वारा दिया गया एक उपहार है। एवं ससुराल पक्ष में एवं समाज में लड़की की कीमत लड़की की कीमत उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्य हैं, उसके आचरण से नहीं बल्कि इस बात से की जाती है कि वह अपने साथ कितना दहेज लेकर आई थी। भारत में दहेज समस्या का विस्तार इतना अधिक है कि एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 से लेकर 2022 के बीच भारत में प्रतिवर्ष औसतन 7,000 दहेज हत्याएं होती हैं। आप सोच सकते हैं, प्रतिवर्ष 7,000, मतलब एक दिन में
बैंक द्वारा एक अध्ययन से यह भी पता चला है कि भारत में 95% विवाहों में दहेज लिया या दिया जाता है। अब आप सोचिए 95% का आंकड़ा कितना बड़ा होता है। खैर हमारे आसपास यह देखा गया है कि लगभग लगभग हर एक विवाह में दहेज छोटा मोटा ही सही पर दिया लिया जाता है। यह एक परंपरा के तौर पर चला आ रहा है। लैंगिक लैंगिक भेदभाव और पितृसत्तात्मक प्रथाएं। लैंगिक भेदभाव, यहाँ यह माना जाता है कि विवाह के बाद स्त्री पुरुष पुरुष पर एक बोझ के समान हो जाती है एवं उसके भर भराव या भरण पोषण के लिए पुरुष को ही मेहनत करनी पड़ेगी। उसके काउंटर में दहेज लिया जाता है। और पितृसत्तात्मक प्रथाएं और पुरुष समाज को ऊपर दिखाने के लिए पितृसत्ता को ऊपर दिखाने के लिए भी दहेज का उपयोग किया जाता है। और दहेज इतना ज्यादा कॉमन हो गया है कि इसके लिए यदि किसी को टॉर्चर किया जाता है तो ये बहुत ही कॉमन माना जाने लगा है। यहाँ तक कि इसे घर का आंतरिक मामला बताकर टाल दिया जाता है एवं इसकी कंप्लेन तक नहीं की जा सकती है। तो आप सोचिए यदि 7,000 दहेज हत्याएं ऑन रिकॉर्ड आ रही हैं तो ऑफ रिकॉर्ड कितनी ज्यादा ही होंगी। और दहेज लेने का एक मुख्य कारण यह भी होता है कि लोगों को सोशल मीडिया में दिखाना होता है। सोशल मीडिया में दिखावा करना है, भाई इतनी बड़ी शादी की है या इतना शादी में मिला है, 4 लोगों के सामने दिखाना होता है ताकि समाज में उनका रुतबा बढ़ जाए। देखो हमारे बेटे को दहेज में इतना मिला है, हमारे बेटे की वैल्यू इतनी थी जो दहेज में इतना मिला। हमारे यहाँ एक नॉर्मल से नॉर्मल सरकारी कर्मचारी को भी दहेज में कई लाखों में तौला जाता है। इसमें सबसे आगे तो बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं। आगे देखते हैं कि हमारे कानूनी व्यवस्था में इसको रोकने के लिए क्या-क्या व्यवस्थाएं हैं, परंतु क्या-क्या चुनौतियां भी आ रही हैं। पहली तो अपर्याप्त जांच और धीमी प्रतिक्रिया। 7,000 मामलों में से 4,500 मामले ही चार्जशीट दाखिल हो पाती है। बाकी मामलों को पुलिस अंदर ही सॉल्व कर देती है ले दे के, जिसके कारण यह मामले सामने नहीं आ पाते। और ले दे के मामला सॉल्व करने का यह रीजन भी होता है कि एक बार आप कोर्ट के चक्कर लगाना चालू करें तो दसों साल हो जाता है पर न्याय मिलना बहुत ही मुश्किल है। 2022 में दहेज संबंधित 67% से अधिक मौतों की जांच 6 महीने से अधिक समय से लंबित थी। 2022 में यदि दहेज से रिलेटेड मौत हुई है और उसको कंप्लेन किया है तो उसकी जांच में ही 67% से अधिक केस में 6 महीने से ज्यादा समय लग गया पुलिस को जांच करने में। यह तो सिस्टम का यह हमारी इतनी धीमी प्रतिक्रिया है जिसकी वजह से लोगों की दहेज लेने देने के लिए क्या कैपेसिटी या एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जो बहुत ही ज्यादा गलत है। फिर आता है कि इस वजह से और क्या होता है, लोगों की न्याय व्यवस्था पर से भरोसा उठने लगता है, इसलिए लोग कंप्लेन भी नहीं करते कि कौन बार बार पुलिस स्टेशन एवं कोर्ट के चक्कर काटे। न्याय कर चले 90% से ज्यादा मामलों में अदालतों में देरी होती है। हमारे यहाँ का नियम है कि 10 गुनाहगार छूट जाए पर एक बेगुनाह को सजा ना हो। इस कारण 90% से ज्यादा मामले अदालतों में देरी डेट पर डेट मिलती जाती है और केस सॉल्व नहीं होते। सीमित दोषसिद्धि। इस विषय में फर्जी मामले इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि कोर्ट को इसमें अक्सर समय लेना पड़ता है और जजों की संख्या भी बहुत सीमित है। इस वजह से इनकी सुनवाई बहुत डिले होती जाती है। कम रिपोर्ट करना, पीड़ित को दोषी ठहराना। दहेज से संबंधित कई मौतों में तो लड़की पक्ष के कंप्लेन ही नहीं करते कि समाज में कि कलंक न लग जाए कि हमारे घर का नाम डूब जाएगा, इसलिए वो कम से कम बहुत ही कम केसेस जो हैं जो दायर हो पाते हैं। दूसरा, महिलाओं को ये डर लगता है कि यदि हम दहेज प्रताड़ना का केस करेंगे तो हमको ही घर से न निकाल दिया जाएगा, मुझे तो उसी पति के साथ जीवन भर रहना है, फिर जीवन भर अकेला रहना पड़ेगा। और हमारा समाज ऐसी लड़कियों को एक अलग ही नजर से देखता है। यह कहीं न कहीं हमारे समाज की भी कमी है कि हम एक पीड़िता के साथ खड़े नहीं हो पाते या उसे भी जज करने में हमारा समाज सबसे आगे रहता है। कहीं न कहीं हमारे समाज को अपना दृष्टिकोण सुधारने की आवश्यकता है, तभी हम इस घटिया व्यवस्था से लड़ पाएंगे। हम देख पा रहे हैं चार्ट 1 में कि कितने ज्यादा केसेस 34% केसेस ऐसे हैं जो 6 मंथ से 1 साल का टाइम ले रहे हैं। फिर
1% केस ऐसे हैं जो 1 से 3 साल ले रहे हैं, और 3.4% केसेस ऐसे भी हैं जो 3 साल से ज़्यादा के समय तक केवल उनकी इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है। जबकि फाइल चार्जशीट फाइल होने में आप देखिए, ये विद इन 2 मंथ केवल 29.3% ही केसेस पर चार्जशीट फाइल हो रही है। 25.4% केसेस को फाइल होने में 2 से 3 महीने लग जा रहे हैं, और ये देखिए आप 3 से 6 महीने लग रहे हैं 18.9% केसेस को बढ़ने में। ये ग्राफ हमें दिखा रहे हैं कि कैसे हमारी व्यवस्थाएं बहुत स्लो हैं। हमें कहीं ना कहीं इनको फास्ट ट्रैक में डालकर ऐसे केसेस को रिजॉल्व करना चाहिए, ताकि एक शिकंजा कसा जा सके और लोग दहेज के कारण महिलाओं को परेशान करने से पहले 10 बार सोचें, और महिलाएं भी अपने आप को सशक्त महसूस कर सकें इस समाज में। हम डिस्कस करेंगे दहेज संबंधी जो चक्र चल रहा है, ये जो साइकिल चल रहा है दहेज लेने देने का, इसको हम खत्म कैसे कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी कुप्रथा है जिसको खत्म करना बहुत ही अनिवार्य है, तभी हमारा देश प्रगति कर पाएगा। पहला तो आर्थिक सशक्तिकरण। हमारे देश की अधिकतर महिलाएं आज भी गृहस्थी संभालने का काम करती हैं। उनको यह माना जाता है कि शादी के बाद आपको तो गृहस्थी ही संभालनी है, इसलिए ना उन्हें प्रॉपर एजुकेशन दी जाती है, ना ही उन्हें इस काबिल बनाया जाता है कि वे कभी अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। तो इसके लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। बाल विवाह निवारण अधिनियम, इसके तहत 18 वर्ष से पहले आप उनकी शादी नहीं कर सकते। शिक्षा का अधिकार नियम, उनको शिक्षा दिलाना जरूरी है, मिनिमम शिक्षा दिलाना बहुत जरूरी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, ये योजना इसलिए लाई गई ताकि पेरेंट्स अपनी लड़कियों को बोझ न समझें, तथा उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दिला सके एवं वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। दहेज की शिकायत करता दर्ज कराना आसान और सुरक्षित बनाकर। यदि कोई इंसान देख रहा है कि हमारे घर के आसपास कहीं दहेज के कारण बहुत ज़्यादा प्रताड़ना हो रही है, दहेज संबंधी उसको परेशान किया जा रहा है, तो वह अपना नाम गुप्त रखते हुए एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, जिससे पुलिस उस पर प्रतिक्रिया करे और एक जान बच जाए कम से कम। इसके अलावा पुलिस की प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए तकनीक, एक ऐसा ओपन सोर्स वेबसाइट या ओपन सिस्टम होना चाहिए कि हमारा केस कहाँ तक पहुंचा, हम वहाँ लाइव, मतलब ऑन टाइम रिकॉर्ड देख सकें उस चीज का। ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी तो पुलिस बाध्य होगी अपने कार्य को काम करिए। हर जिले के अंदर एक ऐसा सिस्टम या ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां महिलाओं को उनके अधिकारों, उनके लिए बनाए गए कानून की के लिए एजुकेटेड कर सकें, तथा यदि जरूरत पड़ने में उनको कानूनी सहायता और रोजगार दिलाने की सहायता, मतलब जिनका डाइवोर्स हो चुका है या दहेज के कारण जो बहुत परेशान है, जो अलग रहना चाह रहे हैं, उनको रोजगार के लिए सहायता दे सकें। एवं दहेज संबंधी केसेस के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की जाए, ताकि इनके कम से कम समय में न्याय मिल सके, एवं केस सालों साल चले जा रहे हैं, ये तुरंत के तुरंत ही, मतलब जल्द से जल्द इनके निराकरण हो सके, ताकि न्याय समय पर, उचित समय पर मिल सके। तो हम ये आशा करते हैं यह टॉपिक आपको पसंद आया होगा। यदि आप ऐसे ही टॉपिक को सुनना या इनके विषय में जानकारी पाना चाहते हैं, ऐसा एनालिसिस देखना चाहते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए एवं हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।